रही है आज, पिछले लेक्चर की तो रह गई थी, हो गई। मैं क्वेश्चन में ग्रुप में भेजूंगी तो वो लगाने हैं, ठीक है, इस एक हफ्ते का। तो आज हम लोग पहले जो हमारा बायोडाइवर्सिटी का रहता है वो कंप्लीट करेंगे, हम्बोल्ट का कॉन्सेप्ट। उसके बाद हम लोग एनसीईआरटी से उसको पढ़ेंगे, क्योंकि इस चैप्टर में सबसे डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट वही है। एक बार गो थ्रू करेंगे चैप्टर के, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, अपने अपने घर जाएंगे और क्या करेंगे, बायोटेक्नोलॉजी रिवाइज, बायोटेक्नोलॉजी करेंगे। ये वैसे, अरे वाह, अरे वाह, शाबाश शाबाश शाबाश, बच्ची को याद है, गुड। ठीक है, चलो स्टार्ट करें। यो मैम। मन करे जो लेट आए, घुसी ना पाए। बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन में आज हमारा टॉपिक है इन स्पीशीज। तो हमने स्पीशी रिचनेस किया था, हमने थोड़ा सा इंट्रोड्यूस किया था, आज वॉन हम्बोल्ट का पूरा कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, ठीक है। ओके, चलिए आगे चलते हैं, वॉन हम्बोल्ट के पास पहुंचते हैं। तो वॉन हम्बोल्ट के पास जाने से पहले मुझे ये बता दो कि कोई घूमने गया था, कौन कौन घूमने गया था, बेटा नाम बताओ, नाम। हर्ष गया था, सूर्यांश था। सूर्यांश गया था, कौन सी जगह थी सूर्यांश, आगे सूर्यांश, लगता है कल के घूमने मंडी में गए थे हम, धर्मपुर बरौटी। सबसे अंदर कौन सा था, बरोटी। उसके बाद धर्मपुर, धर्मपुर। उसके बाद मंडी, मंडी। शाबाश, मुझे बस इसी एक स्टोरी सुना दो। स्टोरी क्या, लेट मी वेट, लेट प्लीज रेज योर हैंड, मेरे को स्टोरी कौन बढ़िया से सुनाएगा। नहीं, एक सेकंड। अच्छा, आप लोगों ने पढ़ लिया, कोमल मैम ने जो भेजा है, क्या विषय? क्रोम का इशू आता आप लोग, और आप लोगों ने फॉर्म भर दिया था ना, मैम। बेटा आपने फॉर्म भर दिया था मैम को, आपने उल्टा भर दिया। नो मैम, सीधा भरा। अबे जिसने उल्टा भरा उसको कह रही हूँ। मैम सही भरा था, ऐसे लग रहा था। अच्छा फिर ठीक है, ओके, ऑल राइट। कोई स्टोरी सुनाएगा मुझे हर्ष और प्रवीण के अलावा। कॉपीराइट हो लिया क्लास में, बेचारे वही सारी मेहनत करेंगे, तुम नहीं दोगे नीट का पेपर। हरीश, चल बेटा स्टार स्टोरी सुनाइयो, क्या था अपनी लैंग्वेज में। मैम कैसी स्टोरी? ये जो कल करी थी हमने, और कैसी स्टोरी। मैम पहले जो स्मॉल एरिया था ना, वहाँ पे जो स्पीशीज की वो थी, वैरायटी वो ज्यादा थी। फिर अगर हम एरिया से थोड़ा बाहर आए तो थोड़ी सी और वैरायटी मिली, और अगर हम बहुत बाहर चले गए तो सेम वैरायटी वो लगी होने, बार बार रिपीट होने लगी, राइट। तो इससे क्या पता चला हमें हर्ष, स्पीशीज जो रिचनेस है वो कम होती जाती है जब हम बड़े एरिया में मतलब बाहर जाते हैं। हाँ, लेकिन ये कॉन्सेप्ट भी एक रिस्ट्रिक्टेड एरिया के अंदर है, मतलब मैं किसी स्टेट को पढ़ रही हूँ। अगर मैं बहुत सारे कॉन्टिनेंट्स को पढ़ूंगी तो क्या ये अप्लाई होगा प्रवीण? नो मैम, नहीं, तब अप्लाई नहीं होगा। वेरी गुड हरीश, न्यू वैराइटीज डिस्कवर। हर्ष, हरीश, प्रवीण, वेरी गुड, एग्जैक्टली। हमने ही पढ़ा था कि जब हम बरोटी में थे तो हमने नई स्पीशीज देखी, हम धर्मपुर आए तब भी हमने नई स्पीशीज देखी, लेकिन फिर हम जब मंडी गए तो हमने वो स्पीशीज भी देखी जो बरोटी और धर्मपुर में थी, और नई भी देखी। तो वी रियलाइज कि जब हम एक्सप्लोर करने का एरिया बड़ा करते जाते हैं तो नंबर ऑफ स्पीशीज इंक्रीज होती जाती है, हमें ज्यादा एनिमल्स देखने को मिल रहे हैं, ज्यादा प्लांट्स देखने को मिल रहे हैं, पर वेराइटी अलग अलग देखनी बंद हो जाती है, सेम टाइप के प्लांट्स और एनिमल दिखते हैं। तो यही कॉन्सेप्ट है हमारा अलेक्जेंडर वॉन हेम्बोल्ट का, इसे हम कहते हैं स्पीशी रिचनेस का कॉन्सेप्ट। पढ़े अब इसे? मैम। देखो, एनसीईआरटी खोलो और ये पेज खोलो, इससे पेपर आएगा, इसको बहुत अच्छे से करना है हमने, ठीक है। इस चैप्टर में बस यही पार्ट मुश्किल है, इसको बहुत अच्छे से कर लेंगे तो फिर मुश्किल ही नहीं रहेगा। तो देखो कहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, हम सब कवर कर लेंगे इसमें। हाँ, तो स्पीशी एरिया रिलेशनशिप एक्सप्लेन किया था। अब स्पीशीज जो भी कोई स्पीशी है डिफरेंट फ्रॉम प्लांट एंड एनिमल, सबको इंक्लूड करके बोल रहे हैं वो एरिया। आप किसी एरिया को स्टडी कर रहे हो, कोई भी जगह, ठीक है, उनके बीच में क्या रिलेशनशिप है। सो ड्यूरिंग हिज पायनियर, पायनियर का मतलब होता है, आपको याद है सक्सेशन में हमने करा था पायनियर कम्युनिटी। पायनियर का मतलब क्या होता है, सबसे पहले पायनियर का क्या मतलब होता है? फर्स्ट कम्युनिटी आती है जो, फर्स्ट कम्युनिटी, हाँ। तो वेरी गुड सूर्याश, तो पायनियरिंग वर्क था उनका, पहला वर्क था, उन्होंने पहली बार ऐसा कुछ कमाल का वर्क किया था। तो उनका पायनियर वर्क था, सबसे इंपॉर्टेंट वर्क था, और एक्सटेंसिव
एक्सटेंसिव मतलब बहुत ज्यादा मेहनत वाला, एक्सप्लोरेशन मतलब अध्ययन करना, किसी चीज को एक्सप्लोर करना ना, जाके ढूंढना। तो उन्होंने एक्सटेंसिव मेहनत करके एक्सप्लोर किया था विल्डरनेस, विल्डरनेस मतलब वाइल्ड में जाके, जंगलों में जाके एक्सप्लोर किया था उन्होंने। कौन से जंगल गए थे वो? साउथ अमेरिकन जंगल्स। अब लगेगा कि मैम ये क्या इंपॉर्टेंट है, देखो नीट में स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन की यही दिक्कत है, वो कुछ भी स्टेटमेंट ला सकता है। अगर तुम नॉर्थ अमेरिका लिख दे गलत वो भी होगा, वैसे तो ऐसा क्वेश्चन आना नहीं चाहिए बट आ गया तो याद रख लेना ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। साउथ अमेरिका किस तरफ, नीचे ब्राजील भी है, तो साउथ अमेरिका की तरफ वाज द रीजन जहां पर हमें अमेजोन रेन फॉरेस्ट मिले थे ना, तो अमेजोन से याद रख लेना। ओके, तो साउथ अमेरिकन जंगल उन्होंने स्टडी किए थे। ही वॉज अ ग्रेट जर्मन नेचुरलिस्ट, वो जर्मनी से बिलोंग करते थे, जर्मन थे। नेचुरलिस्ट थे मतलब नेचर को ऑब्जर्व करते हैं जो लोग। और ज्योग्राफी थे, ज्योग्राफी वही जो अर्थ में आप आज पढ़ रहे हो, ट्रॉफिक है, ये सब रीजन, ज्योग्राफी ज्योग्राफर्स होते हैं उन्हीं की वजह से तो पढ़ रहे हो, वही जगह एक्सप्लोर करते हैं। इनका नाम जिन्होंने स्पेशियरी रिलेशनशिप दिया था दैट वाज अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट। इनका नाम इंपॉर्टेंट है, एक क्वेश्चन इससे आता है, ठीक है। तो अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट, वहां पे अंडरलाइन कर लेना जो मैं कर रही हूँ, ये मैं खुद के लिए नहीं कर रही, मुझे पता है। अब इन्होंने क्या ऑब्जर्व किया, इनकी ऑब्जर्वेशन की बात करते हैं। हो जा, अपने आप कलर हो जा। ऑब्जर्वेशन इनकी ये थी दैट विद इन अ रीजन, कोई एक रीजन हम स्टडी कर रहे हैं, जैसे हम अपने एग्जांपल में देख लें तो विद इन अ भरोटी या फिर धर्मपुर, रिचनेस इंक्रीज, रिचनेस जो होती है स्पीशीज की वो इंक्रीज होती चली जाती है। मतलब रिचनेस का मतलब है वैरायटी। हम नंबर ऑफ इंडिविजुअल की बात नहीं कर रहे, वो तो इंक्रीज हो गई, हम बात करें वैरायटी की। मतलब ऐसा नहीं है कि 100 से 200 चींटियां होगी, हम कह रहे हैं 100 अलग अलग तरीके की चींटियां होनी, लाल चींटी, काली चींटी, हरी चींटी, हर रंग की चींटी, ठीक है। तो ये कह रहे हैं कि विद इन अ रीजन स्पीशी रिचनेस इंक्रीज होती है जितना आप इंक्रीज कर लेते हो एरिया एक्सप्लोर करने का। तो कह रहे हैं कि जब आपने भरोटी को एक्सप्लोर किया तो आपको अच्छी स्पीशी रिचनेस मिली, आप धर्मपुर में गए तो स्पीशी रिचनेस और इंक्रीज हो गई। इतनी बात समझ आई? दिस इज एप्लीकेबल बट ओनली अप टू अ लिमिट, एक लिमिट तक है। फिर जब आप एंटर कर जाते हो मंडी में तो फिर स्पीशीज अपने आप को रिपीट करना स्टार्ट करती है ना, तो अब स्पीशी रिचनेस इंक्रीज नहीं होती है। सो अप टू अ लिमिट, आफ्टर दैट क्या होता है? फिर आफ्टर दैट मैं यहाँ लिख दूं, आफ्टर दैट क्या होगा? आफ्टर द लिमिट, बोलो भाई। स्पीशीज स्पीशी रिचनेस डिक्रीज। स्पीशीज स्टार्ट्स टू रिपीट इटसेल्फ, है ना, रिपीट इटसेल्फ, तो डिक्रीज हो जाएगी स्पीशी रिचनेस। यस, क्लियर है? ये मैम। बहुत बढ़िया, शाबाश। ठीक है, हमने बस इतना पढ़ा अभी तक। अब हम इसका फॉर्मूला कर लेते हैं। तो हमने क्या बनाया था, हमने बहुत छोटू सा चार्ट भी बनाया था, क्या बना लेते हैं, इतनी क्या पता है, इधर बनाएंगे कि हमने छोटा सा ग्राफ बनाया था। देखो खुद बनाओगे तो सीख जाओगे, मैं बनाऊंगी तो फिर क्लास में जितनी देर हो तब तक ही पता चलेगा। ये एक्सिस एक्स, वो वाली एक्सिस कौन सी है? वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस पे आपने क्या कोऑर्डिनेट डाला है? एरिया, और वाई एक्सिस पे स्पीशीज, और स्पीशी रिचनेस का दूसरा नाम वैरायटी ऑफ स्पीशीज। हाँ, तो स्टार्टिंग में जब आप ऑब्जर्व कर रहे थे तो स्पीशी रिचनेस एरिया के साथ इंक्रीज हो रही थी। ये कैसे समझोगे, ध्यान से देखना सारे, इसके बाद मैं क्वेश्चन दूंगी। जैसे मान लो यहाँ पे अभी हम बोल रहे हैं 1 0 से स्टार्ट करें, तो लेट्स से दिस इज माय 10 किलोमीटर, दिस इज माय 20 किलोमीटर, लेट्स से। तो तुम देख रहे हो किलोमीटर इंक्रीज हो रहे हैं एरिया इस डायरेक्शन में। तो स्पीशी रिचनेस लेट्स से यहाँ पे आपको 10 टाइप ऑफ स्पीशीज मिलती है, फॉर एग्जांपल बर्ड्स की। जब आपने थोड़ा और ऊपर ऑब्जर्व कर लिया तो यहाँ पे आपको 50 टाइप ऑफ स्पीशी मिल रही है, ठीक है। तो देख रहे हो ना कि जैसे आप एरिया एक्सप्लोर कर रहे हो स्पीशी रिचनेस इंक्रीज हो रही है। और अप टू सर्टेन एरिया, उसके बाद ये ग्राफ ज्यादा इंक्रीज नहीं कर रहा, थोड़ी बहुत मिल रही है लेकिन ज्यादा इंक्रीज नहीं कर रहा। जैसे पीछे लेके देखो, हमेशा कोऑर्डिनेट को पीछे लेके जाओ। यहाँ पर देखो, मे बी यहाँ पर लेट्स से स्पीशी रिचनेस हो गई है मेरी, यहाँ पर लेट्स से 80 हो गई है, उसके बाद 81 हो गई है, उससे थोड़ा ऊपर, ठीक है। लेट्स से उससे ऊपर जाती हूँ मैं, यहाँ पर मेरी 83 हो गया फॉर एग्जाम्पल। लेकिन एरिया एक्सप्लोर तो बहुत सारा हो रहा है ना। दिस इज 25 किलोमीटर, यहाँ पर मेरा एरिया एक्सप्लोर हो गया 30 किलोमीटर, 5 किलोमीटर का फर्क आ गया। और लेट्स से यहाँ पर मेरा डबल कर लो, लेट्स से 40 किलोमीटर हो गया। तो एरिया इतना एक्सप्लोर किया लेकिन स्पीशी रिचनेस नहीं बढ़ी, राइट। यही बात उन्होंने बोली थी हम्बोल्ट ने, क्लियर है? आपको कह रहे हैं कि इसको मैं फॉर्मूला में लिखूंगा, ठीक है।
पहले तो वो कह रहे हैं जो स्लोप आ रहा है इसके बारे में बात करेंगे, अब इसको फॉर्मूला में लिखते हैं। तो फॉर्मूला मेरे को लगाना है स्पीशी रिचनेस का। वो जानना चाहते हैं एक स्पीशी, एक धर्मपुर में कितनी स्पीशी रिचनेस है। तो फॉर्मूला क्या लिखेंगे, सबसे पहले स्पीशी रिचनेस इज रिप्रेजेंटेड बाय अ सिंबल कैपिटल एस। हम एक्सप्लोर क्या कर रहे हैं, एरिया ना, तो कैपिटल ए। अब एरिया में किसी भी एरिया में किसी भी टाइम पे मैं ये जानना चाहती हूँ स्पीशी रिचनेस कैसी है। तो इस ग्राफ में अगर मैं जानना चाहती हूँ स्पीशी रिचनेस कैसी है, तो मैं कौन सी एक्सिस देखूं, एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस? वाई वाई राइट। तो मैं क्या करूंगी कि मेरा जो प्लॉट है उसको एक्स्ट्रापोलेट कर लूंगी ना अपने स्लोप को पीछे। तो ये रही मेरी वैल्यू फॉर एग्जाम्पल, राइट। तो मैं इंटरसेप्ट को देखूंगी और इंटरसेप्ट के लिए सिंबल क्या है, सी। दिस इज अ वाई इंटरसेप्ट। और हमने ये तो कोई मेंशन नहीं किया स्लोप, तो स्लोप की वैल्यू हम लिखते हैं पावर में, दैट इज जी। सो दिस विल बी द हमारा ग्राफ, हमारा सॉरी फॉर्मूला फॉर दिस पर्टिकुलर स्लोप। अब इस स्लोप को कोई नाम दे देते हैं, तो दिस स्लोप इज नोन एज हाइपर रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। अब ये दिखता नहीं है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, पर एनसीईआरटी बोलते हो तो अपन ये लिखेंगे, ठीक है। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का फॉर्मूला है ये, क्लियर। ये मैम इसको पढ़ ले एक बार, मैम। देखो। इनफैक्ट अब एक तुमको एग्जांपल दे रहे हो, तो ये ग्राफ में ना फॉर्मूला यहाँ लिखा है। सबसे पहला फॉर्मूला एक्चुअली ये है, वहां पे मेंशन नहीं है, भूल मत जाना। दिस इज एंड दिस ग्राफ की शेप क्या है इस स्लोप की, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ये सीरियसली आया हुआ है लेबल करने के लिए, पूछा गया स्लोप का मतलब। और लॉग वाला नहीं है ये है नॉर्मल वाला। अभी देखो ये कह रहे हैं, बहुत ध्यान से सुनना, इन रिलेशन बिटवीन स्पीशी रिचनेस द एरिया फॉर अ वाइड वैरायटी ऑफ टेक्सा टर्न आउट टू बी अ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। तो ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला हम कह रहे हैं हर एरिया और स्पीशी के रिलेशनशिप के लिए जनरली एप्लीकेबल है, ठीक है। लेकिन रेक्टेंगुलर हाइपरबोला आपको पक्का मिलेगा अगर आप किसी एरिया में क्या स्टडी कर रहे हो। तो उन्होंने एग्जाम्पल दी है, क्वेश्चन यहाँ से आ सकता है और ये क्वेश्चन टफ हो जाएगा। वो कह रहे हैं अगर स्पेसिफिकली आप पढ़ रहे हो एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स, बर्ड्स, बैट्स एंड फ्रेश वाटर फिशेस, तो ग्राफ हमेशा रेक्टेंगुलर हाइपरबोला ही आएगा। ये बात समझ आई? ये मैम अब इसको याद कैसे करेंगे, इसको हम याद करने का तरीका लगाते हैं कि जब भी हमारे पास बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन से छेड़छाड़ के क्वेश्चन आता है तो हम इसे कैसे लिखते हैं। लेट्स से एनिमल की बात कर रहे थे ना, तो एनिमल किंगडम में हमने सबसे पहले इन्होंने बात करी फिशेस की, दैट इज स्पाइसेस। स्पाइसेस में कौन सी फिशेस कह रहे हैं ये, देख के बताओ। फ्रेश वाटर। हाँ, फ्रेश वाटर, सिर्फ फ्रेश वाटर फिशेस। उसके बाद ये किसकी बात कर रहे हैं, एग्जाम्पल तुम्हारे सामने लिख रहा है, एव्स में आते हैं, सारे एव्स की बात कर रहे हैं। और लास्ट में किसकी बात कर रहे हैं, नहीं एंजियोस्पर्म्स। बेटा मैमल्स भी बोला उसने। कौन है मैमल्स में, दैट इज बैट। बैट से मैमल, बर्ड। तो एनिमल में से इन तीनों के लिए रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बोला, और प्लांट में किसके लिए बोला, हाँ जो फूल बना लो और वहां लिख लो एंजियोस्पर्म, ठीक है। तो इनमें आपको एग्जांपल दे देंगे, इसमें से एक एग्जांपल का नाम अलग होगा, बाकी सेम दे देंगे। एम्फीबियन बीच में डाल लेंगे और पूछ लेंगे रेक्टेंगुलर हाइपरबोला कौन सा बनेगा, तब तो कर पाओगे ना। ये मैम क्वेश्चन यहीं से आता है और कहीं से नहीं आते, ऐसी क्वेश्चन आते, ठीक है जी। चलो अब सी का मीनिंग फिर से समझा। सी, ये मैम टिक। फॉर एग्जाम्पल तो धर्मपुर में खड़ा है, तो इस पॉइंट पे खड़ा है यहाँ पर, ठीक है। तुझे इस पॉइंट पे जानना है, यहाँ पे खड़े होकर जानना है कि इस पूरे एरिया में कितनी स्पीशी रिचनेस है। कैसे जानेगा, मैथमेटिकल मैथ्स को यूज करेगा ना। अगर तुम्हें एग्जैक्ट वैल्यू चाहिए तो मैथ्स लगानी पड़ेगी, ये मैम फॉर्मूला लगाएगा और ग्राफ बनाएगा, इसी के थ्रू निकालेगा। लेकिन अगर तूने ग्राफ भी प्लॉट कर लिया, लेट्स से तूने बरोटी से बनाता हुआ ग्राफ यहाँ तक ले आया, धर्मपुर में तेरे पास ग्राफ है, लेकिन अब इस ग्राफ से वैल्यू कैसे निकालेगा, इस ग्राफ से वैल्यू कैसे पता चलेगी तुझे। तो वैल्यू पता चलेगी, स्पीशी रिचनेस जाननी है ना तूने, तो तूने ये एरिया डिसाइड कर लिया कि मुझे इस एरिया में स्पीशी रिचनेस जाननी है, राइट। तो पीछे जाएगा और इसे एक्स्ट्रापोलेट करेगा वाई एक्सिस की तरफ। यहाँ पर जो वैल्यू आएगी, लेट्स से यहाँ पर वैल्यू आएगी 100 स्पीशीज, तो तुझे पता चल गया कि तेरे एरिया में 100 स्पीशीज है। तो जो वैल्यू आई है ना वाई एक्सिस पे एक्स्ट्रापोलेट करके, इस वैल्यू का नाम है सी। समझ आया, ये मैम क्लियर है ना? ये मैम ठीक है, चल आगे बढ़ते हैं।
अब देखो, अगर मैं इस ग्राफ को देखूं तो ये जो टेढ़ू सा ग्राफ है, इस पे वैल्यू पता करना थोड़ा डिफिकल्ट नहीं है? मतलब यहाँ तक तो सही है जब तक स्ट्रेट लाइन है। अगर मैं इसको यहाँ से वैल्यू देखूं, ये थोड़ा डिफिकल्ट नहीं है कि यहाँ पे कितनी वैल्यू है, नेक्स्ट पॉइंट पे कितनी है? जैसे 0.1 पे, 0.2 पे, 0.3 पे वैल्यू जानना थोड़ा डिफिकल्ट नहीं होगा? यो टेढ़ा हो रहा है, ये टेढ़ा हो रहा है ना, तो वैल्यू जानना डिफिकल्ट है। तो जब भी हमें किसी भी स्लोप से वैल्यू निकालनी होती है, तो हम उस स्लोप को क्या करते हैं, किस में चेंज कर देते हैं? लॉग लॉग में। हमने कौन से वाले चैप्टर में पढ़ा ये? लॉग में चेंज कर दो। पॉपुलेशन थी जो उसमें। पॉपुलेशन इकोलॉजी में पढ़ा है, याद है आपको? एक्सपोनेंशियल ग्रोथ Yeah. थी, लॉगरिदम ग्रोथ थी। तो लॉगरिदम ग्रोथ में हमें ज्यादा अच्छे से वैल्यू आती थी, याद है? यो मैम। तो आप पूरे फॉर्मूले को लॉग टेबल में चेंज कर दो। ध्यान से सुनना सारे बच्चे, ध्यान से देखो स्क्रीन को, तुम ये फॉर्मूला खुद बना लोगे। तो पूरे फॉर्मूले को लॉग में चेंज करोगे ना, तो मुझे बताओ स्पीशीज के लिए हम कौन सा सिंबल यूज करते हैं? स्पीशीज के लिए एस कैपिटल हाँ, तो लॉग लिख लो। ये कलर बड़ा तीखा सा है, तो उसके आगे आप लिख लो लॉग एस। उसके बाद एरिया हम पढ़ रहे थे, तो ए से एरिया था, उसके आगे लिख लो लॉग ए। उसके बाद हम सी पढ़ रहे थे, दैट इज वाई इंटरसेप्ट, यही था ना? तो सी के आगे भी आप लिख लो लॉग सी। सारे फॉर्मूले आपने लिख लिया, लॉग बीच में प्लस डालो। अब जो पावर में होता है वो नीचे आके मल्टीप्लाई हो जाता है ना, तो पावर में किसकी वैल्यू थी? एक जेड था बेटा पावर में, तो लॉग जेड लॉग ए कर देंगे। समझ आए? यो मैम। ये फॉर्मूला क्लियर है? तो ये फॉर्मूला किसका है? हाइपर पैरा रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का फिर या फिर स्ट्रेट लाइन का? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। बेटा स्ट्रेट लाइन का। देख, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का हर्ष वहां दिया है ना बेटा, ये स्ट्रेट लाइन का है। ओके, यो मैम। यहाँ से क्वेश्चन आएगा। तो दो फॉर्मूला है, ग्राफ में दो स्लोप्स है, अब स्लोप के हिसाब से फॉर्मूला को याद करना है। दो क्वेश्चन ये। तीसरा क्वेश्चन आ सकता है कि एस क्या बता रहा है, सी क्या बता रहा है, ए क्या बता रहा है। तो एस आपको बता रहा है स्पीशी रिचनेस, ए आपको बता रहा है एरिया जो आप एक्सप्लोर कर रहे हो, सी आपको बता रहा है वाई इंटरसेप्ट कि वाई पे स्पीशी रिचनेस की क्या वैल्यू आई है। अब आता है जी। जी इज स्लोप ऑफ ए लाइन। इस लाइन का जो स्लोप, ये जो स्लोप है ना, इसकी बात कर रहा है। ठीक है, तो अब इसकी बात करेंगे हम, जेड क्या होता है समझा दो जेड। यो हाँ बेटा बोल। मैम कोमल मैम ने मैसेज किया है। ओह ठीक। कोमल मैम आप हो? व्हाट्सएप पे मैसेज किया है ग्रुप पे। तो अक्षय मैम देख देते हैं। प्रॉब्लम हो रही है क्लास ज्वाइन करने में? कुछ बच्चे बाहर है। आगे भाई जो ज्वाइन नहीं कर पा रहे थे, बच्चों हो गया उनका ज्वाइन, जो ज्वाइन नहीं कर पा रहे थे? ले, अब बताएंगे नहीं, पता कैसे चलेगा हमें? मैम ज्वाइन नहीं हो रही थी क्लास। ज्वाइन नहीं हो रही थी चेक करो कि लास्ट, क्या? आप चेक करो कि लास्ट टाइम कितने बच्चे इस वाले पर कितने बच्चे हैं। मैंने सिर्फ ओपन किया, 40s में ही थे और भी मुझे 40s में ही दिख रहे हैं। 43 से 44 हुए हैं। आई डोंट नो। ओके ओके, मैम का मैसेज आया, इट्स रिजॉल्व। ठीक है चलो। तू क्या सोच रहा है हर्ष बंदर? इधर आ, ड्रामेबाज। इधर आ, जेड बताती हूँ तुझे, बड़ा मजा आएगा। ए फॉर एप्पल, जी फॉर जिब्रा। पहाड़ों पे चढ़े हो? देख कैसा वाला है। यो मैम। देख कितना खुश हो गया। जिब्रा पसंद है क्या तुझे? कितना खुश हो गया। पहाड़ों पे तो चढ़ेंगी, पहाड़ों पे तो। कह रहा नहीं, किसी दिन हम मना कर देते और फिर हम जमीन पे नीचे ही सोते हैं, घर तो पहुंच नहीं पाते। चलो ओके। एक्स एक्सिस वाई एक्सिस है, तो एक होती है ना सबसे ज्यादा डिफिकल्ट कौन सी चढ़ाई होती है? जो टेढ़ी होती है, बिल्कुल खड़ी चढ़ाई होती है।
खड़ी 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 चढ़ाई में सोचता ना ये भगवान, या तो ये हमें ऊपर चढ़ा दो या हमें बुला लो और नहीं चढ़ा जाएगा, है ना। खड़ी चढ़ाई डिफिकल्ट होती है, राइट। तो इतना हमको पता है खड़ी चढ़ाई ज्यादा डिफिकल्ट होगी, है ना। चलो स्लोप बना लेते हैं। हमको क्या समझना है, हमको स्लोप को समझना है। तो ये जो इसके बीच में से हम लाइन बना रहे हैं, चाहे हम स्ट्रेट लाइन बना रहे हैं, मैं हाइपरपैराबोला जो भी बना रही हूँ, स्ट्रेट लाइन में मैं एक्सप्लेन करूंगी। मैं इसको समझना चाहती हूँ, समझने के लिए मैं थोड़े से रेफरेंस के लिए कुछ बनाती हूँ, तुम खुद ही बताना मुझे। मेरा पहला, ये व्हाइट से नहीं बनाएंगे, व्हाइट दिखता नहीं है बाद में, इसलिए से बनाएंगे। चलो भाई, ये है स्लोप हमारा 1a, ये है स्लोप हमारा b एंड दिस इज द स्लोप हमारा c। तुम्हारे पास है दो सवाल जिंदगी के। पहला चैट में लिखना है और मैं पूछूंगी, एक्सप्लेन करोगे तब मारूंगी, तुमने खुद से आंसर लिखा है, चीटिंग करके नहीं लिखा है। तो सबसे पहला है कि विच स्लोप शोज मैक्सिमम स्पीशीज रिचनेस इन लेस एरिया। कोऑर्डिनेट लिखे नहीं है मैंने, हद हो गई। एरिया, स्पीशीज रिचनेस, ठीक है जी। तो कौन सा स्लोप है, चैट में लिखना है ABC में से जो आपको मैक्सिमम स्पीशीज रिचनेस दिखा रहा है इन लेस एरिया। दूसरा क्वेश्चन है कौन सा स्लोप है जो स्टीपेस्ट है, जो खड़ी चढ़ाई शो कर रहा है। दोनों सोचो और आंसर करो। यू हैव 1 मिनट, सोच के करना, देखा दिखाई में मत करना। परवीन, बट कैन यू? अच्छा 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 अच्छा, ठीक है। सोनिया या मैम। बेटा, स्लोप कौन सा है जो मैक्सिमम स्पीशीज रिचनेस शो कर रहा है लेस एरिया में? मैम सी। कैसे कैसे निकाला? मैम क्योंकि उसका एरिया जो है वो लेस। कैसे निकाला, कैसे कैसे देखती है ये चीज? कशिश कैसे देखा तुमने आंसर सी पहले वाले का? मैम क्योंकि उसका जो स्लोप है जो इसकी लाइन है वो ऊपर तक जा रही है। तो इसके बेसिस पे देखा है, इसके बेसिस पे? ये मैम ना, ये तो गलत बेसिस है। कृति और यस मैम। कैसे देखा बेटा? आंसर सी है, आंसर तो सही है, कैसे पता? मैम जैसे एरिया है ना, उसी के पैरेलल सी से हमने अगर लाइन खींची स्पीशीज रिचनेस की तरफ, तो वो सबसे पास में आ रही है सी। वेरी गुड, इसने दिया जवाब। एक्स्ट्रापोलेट करके देखना है, तुक्के नहीं मारने। ये मैंने देखा कि अगर मैं एक पॉइंट यहाँ पे उठा लेती हूँ, पॉइंट ए, इसको मैं एक्स्ट्रापोलेट करूँ पीछे। गुड इवनिंग। लेट्स से दिस इज 10 किलोमीटर, ठीक है जी। मैं देख रही हूँ 10 किलोमीटर पे स्पीशी डाइवर्सिटी है मेरे पास 100 बर्ड की स्पीशी आ रही है, ठीक है। सेम चीज मैं यहाँ ले आती हूँ, 100 बर्ड की स्पीशीज आ रही है, लेकिन यहाँ पे एरिया कितना है, ज्यादा हो गया कवर, 20 किलोमीटर कवर किया। मैं सेम वैल्यू ले आती हूँ, मैं इसको और आगे कर देती हूँ। भाई यहाँ तो जा भी नहीं रही है, इसको मेरे को और आगे लेके जाना पड़ेगा बाबा, बताओ। मान लो और आगे ले जाते हैं, ठीक है। मैं फिर इसको नीचे लेके आऊंगी, तो मुझे क्या दिख रहा है, एरिया मैंने ज्यादा एक्सप्लोर कर दिया ना, सेम नंबर ऑफ स्पीशीज के लिए। सही बात है, 20 से तो ज्यादा ही होगा Yes, ना, ma'am. किलोमीटर। तो अगर आप पहले सी वाली जो लाइन देखोगे, स्लोप देखोगे, उसमें कम एरिया में आपको अच्छी खासी स्पीशी रिचनेस दिख रही है एज कम्पेयर टू बी एन ए में आपको बहुत एरिया एक्सप्लोर करना पड़ेगा, तब जाके आपको इतनी स्पीशी रिचनेस दे रही है। तो विच स्लोप शो द मैक्सिमम स्पीशी रिचनेस इन लेस एरिया, दैट वुड बी ए और सी। अब इसमें से कौन सा स्लोप सबसे स्टीप है, सबसे खड़ी चढ़ाई है, वो भी हमें सी दिख रहा है ना। देखो कुछ नहीं, यहाँ बना लो, अगर तुम्हें डाउट है तो मैं बना के देख लो। ये टीनू मिन्नू
ये टिन्नू जा रहा है ऊपर, ये मिन्नू जा रहा है ऊपर, ये चिन्नू जा रहा है ऊपर। टिन्नू के लगेंगी हालत खराब हुई है, बहुत ही सीधी खड़ा है ये नहीं पहुंच पाएगा। ठीक है जी। तो अगर मैं इसको मिला दूं इस दोनों इन्फॉर्मेशन को, तो क्या मैं बोल सकती हूँ कि जो स्टीपेस्ट स्लोप होता है किसी ग्राफ में, वो ये बताता है कि उस एरिया में स्पीशी रिचनेस ज्यादा है। बोल सकती हूँ, ये मैम। है ना? Yeah. तो जो Yeah, ma'am. स्लोप की स्टीपनेस है, इसको हमें कहते हैं जी। तो जी का मतलब क्या होता है? स्लोप स्टीपनेस। ये हमको स्टीपनेस बताता है, समझ आया? अब अगर z है मोर स्टीप, बहुत स्टीप है, बिल्कुल खड़ी चढ़ाई है, तो उसका क्या मतलब है? स्पीशी रिचनेस कैसी होगी? More. ज्यादा। ज्यादा। मोर स्पीशी रिचनेस। ज्यादा। क्लियर है? ये मैम। तो ये है Yeah. बेटा, ये है नीट का क्वेश्चन 4 मार्क का। लिख लो, लिखो लिखो लिखो। आंसर सबका सही है, शाबाश। इसके साथ ही लिखना, एग्जाम्पल के साथ, फिर तुम भूलोगे नहीं जब खुद से पढ़ोगे। इसमें भी न्यूमेरिकल नहीं आते, लेकिन क्या आता है? z क्या होता है, c क्या होता है, शेप क्या होती है इसकी, लॉग टेबल फॉर्मूला क्या होता है, किसने डिस्कवर किया था, और z की कुछ वैल्यूज है जो आपको याद करनी होती है। ये क्वेश्चन आते हैं। और सबसे कॉमन क्वेश्चन है, स्लोप अगर स्टीप है तो उससे क्या पता चलता है? भाई अगर खड़ी चढ़ाई है तो पता चलता है कि स्पीशी रिचनेस ज्यादा है। एज सिंपल एज दैट। क्लियर? ये मैम। ये मैम। लिख लिया सबने? यो मैम। अब मुझे बताओ, ए और बी में से किसकी स्पीशी रिचनेस ज्यादा होगी? बी की। बी। बी। बी, हाँ, क्योंकि वो ज्यादा स्टीप है। मोर स्टीप तो मोर स्पीशीज रिचनेस। शाबाश। अब 2 पॉइंट है जिससे वो आपको घुमा सकते हैं कि 2 कंडीशन है वॉन हेम्बोल्ट कॉन्सेप्ट की। सबसे पहले ये छोटे एरिया में एप्लीकेबल है, बड़े एरिया में नहीं जाना। अब मेरे को बताओ, इवोल्यूशन में तुमने क्या पढ़ा था जहां पे हमने बोला था स्मॉल एरिया रैंडम म्यूटेशन लीड्स टू स्पीशीएशन? क्या कॉन्सेप्ट था वो? स्मॉल एरिया रैंडम म्यूटेशन स्पीशीएशन। स्मॉल एरिया स्मॉल पॉपुलेशन, उसमें रैंडम म्यूटेशन हो जाए तो स्पीशीएशन हो जाती है। भूसा खाओगे? बताते क्यों नहीं? Hardy-Wimber equations. हार्डी विंबर इक्वेशन में छोटी पॉपुलेशन थी। किसने बोला ये? जल्दी बताओ किसने बोला? आंख में आएगा तुम्हारे, रुक। किसने बोला था ये? रिया तुमने बोला Memory. था? रिया, घिए जैसे Yes, जवाब नहीं ma'am. देने, घिए जैसे जवाब नहीं देने। अरे एग्जाम्पल पढ़ा था तुमने, एक हमारी क्लास से एक बच्चा गया था घास पे, उसने बीटल की पॉपुलेशन कुचल दी थी, रैंडम म्यूटेशन कॉज करी थी। कोशिश करो, बहुत करीब हो आंसर के। रिया काफी करीब हो आंसर के। फाउंडर या बॉटलनेक इफेक्ट वाला। वो एग्जाम्पल थे किसके? कॉन्सेप्ट क्या था? जीन। नहीं प्रभु नहीं, बहुत पास है, जी से ही था वर्ड। जीन माइग्रेशन। जीन। नहीं नहीं, बहुत पास है, जीन माइग्रेशन नहीं है, बहुत पास हो। सोचो सोचो। Gene drift. जेनेटिक ड्रिफ्ट। जेनेटिक ड्रिफ्ट। जेनेटिक ड्रिफ्ट। जेनेटिक, वो लड़की पॉइंट लेगी। किसने बोला? वो रिया थी? Akanksha. आकांक्षा, वेरी गुड आकांक्षा, शाबाश। जेनेटिक ड्रिफ्ट, तो जेनेटिक ड्रिफ्ट का एक कॉन्सेप्ट, अब जब वो पढ़ोगे तो वॉन होम्बोल्ट को भी याद करना है कि इनका कॉन्सेप्ट भी छोटे एरिया में अप्लाई होता है। ठीक है, तुमने कोई एरिया पढ़ लिया है मतलब तुमने कोई स्टेट पढ़ ली, दैट इज फाइन, लेकिन इसको कॉन्टिनेंट्स मत कंपेयर करने लग जाना कि चलो आओ सारे कॉन्टिनेंट्स को कंपेयर करके देखते क्या होगा। भाई तब ये एप्लीकेबल नहीं होगा सही से। ठीक है, तो हम इसको छोटे एरिया पे लगाते हैं। दूसरा पॉइंट, जेड की वैल्यू जितनी इंक्रीज मतलब ग्राफ उतना ही स्टीप है, तो उतनी ही स्पीशी रिचनेस है। इन दोनों पॉइंट से क्वेश्चन बन सकता है। क्लियर है? Yes, ma'am. चलो फिर पढ़ लेते हैं। हम एरिया किसके रिस्पेक्ट में देखना? ग्लोब के रिस्पेक्ट में, लैंड के किसके रिस्पेक्ट में? किसके रिस्पेक्ट में देखना एरिया? एरिया हमें स्मॉल लेना है, एग्जैक्ट कोऑर्डिनेट्स तो तुमको देते ही नहीं है ना, तुमको इसमें आएगा, लेकिन आपको कॉन्टिनेंटल लेवल पे नहीं जाना है। ठीक है, स्टेट के रिस्पेक्ट में देख सकते हैं।
वैसे तो कंट्रीज के रिस्पेक्ट में भी लग जाएगा, बस कॉन्टिनेंट्स शब्द मत करियो। ओके यस मैम। चल, इकोलॉजिस्ट हैव डिस्कवर्ड दैट, अब देखो जी की बात करते हैं हम लोग। ऑन द लॉगरिथम स्केल द रिलेशनशिप इज अ स्ट्रेट लाइन। तो देखो लॉग टेबल पे स्ट्रेट लाइन बनी है, जो हमने इन्होंने यहाँ लिखा है ना, हमने वो सबको यहाँ पे साइड में कहीं ना कहीं इनकॉर्पोरेट कर लिया। तो अब तुम ये भूलोगे नहीं इस ग्राफ में क्या क्या करना है, ये आना चाहिए, लेबल होने के लिए आ जाएगा तुम्हें। Now, ecologist has discovered that the value of z lies in the range of 0.1 and 0.2. देखो लॉग टेबल पे है ना, वैल्यू पॉइंट्स में ही आएगी। अब तुमको z की कुछ वैल्यू याद करनी है जिस पर डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है। तो पहले z की वैल्यू कौन सी है? 0.1 एंड 0.2, इसी के रेंज के बीच में वैल्यू आती है। ये कह रहे हैं मैक्सिमम टाइम पे 0.1 एंड 0.2 के बीच में ही आती है वैल्यू, रिगार्डलेस ऑफ द टेक्सोनॉमिक ग्रुप और द रीजन। फॉर एग्जांपल अगर आप प्लांट पढ़ रहे हो ब्रिटेन में, बर्ड्स पढ़ रहे हो कैलिफोर्निया में, इंडिया के अंदर मोलस्क पढ़ रहे हो, न्यूयॉर्क में जाकर कुछ और पढ़ रहे हो, आप सभी एनिमल को डिस्कवर कर रहे हो। छोड़ो, मान लो हर्ष ने अपने एरिया को डिस्कवर कर लिया, ठीक है, प्रवीण ने अपने एरिया को सारी स्पीशी रिचनेस देख ली, आकांक्षा ने अपने एरिया की स्पीशी रिचनेस देख ली, रिया ने अपने एरिया की स्पीशी रिचनेस देखी, ठीक है। प्रवीण ने बर्ड्स की देखी थी, हर्ष ने काऊ की देख ली, काऊ कितनी वैरायटी मिलेगी, बटरफ्लाई की देख ली, और आकांक्षा ने हमारी मॉथ की देख ली, और रिया ने हमारी लेट्स से फ्रॉक की देख ली। अगर तुम कंपेयर करोगे ना, सबकी वैल्यू तुम निकालोगे जी पे ही आएगी, सबके स्लोप निकाल लो। जब तुम स्लोप की वैल्यू डिस्कवर करोगे यू विल फाउंड कि 0.1 0.2 के बीच में ही वैल्यू आती है, घूम फिर के वैल्यू यही आती है। तो काफी कांस्टेंट रहता है नेचर में ये, ठीक है। तुम्हें इसके कैलकुलेशन में जाना नहीं है, पर ये बात लाइन याद रखनी है, क्योंकि पीवाईक्यू में आपको ये लाइन दिखेगी, इररिस्पेक्टिव ऑफ टेक्नोनॉमिक ग्रुप आपको जर्नली वैल्यू सेम मिलती है। समझ आई? हॉटस्पॉट के लिए तो ज्यादा भी हो सकती है ना वैल्यूज। जो हॉटस्पॉट्स पढ़ाए थे आपने उसके लिए तो ज्यादा होगी ना वैल्यूज। हाँ, हॉटस्पॉट के लिए ज्यादा हो सकती है वैल्यू, हाँ इसके लिए ज्यादा होगी लॉग टेबल वैल्यू, नो डाउट। ऐसे सोचा नहीं था मैंने, लेकिन होगी बिल्कुल, क्योंकि इसमें स्पीशी डाइवर्सिटी तो छोटू से एरिया में बहुत सारी होती है, वहां पे मजा आएगा ये कॉन्सेप्ट लगाने में। नाउ इफ यू एनालाइज अ स्पीशी एरिया रिलेशनशिप अमंग वेरी लार्ज एरिया, अब तुम बहुत लार्ज एरिया में जाओ, जैसे 2-4 बच्चों का भी कूद के मन कर रहा होगा, वो कॉन्टिनेंट कंपेयर करके देखते बड़ा मजा आएगा। इंटायर कॉन्टिनेंट्स, बेटा बहुत सारे कॉन्टिनेंट बोल रहे हैं, एशिया की बात नहीं कर रहे थे, वो कह रहा है बहुत सारे कॉन्टिनेंट्स को रखो। कितने कॉन्टिनेंट्स है? 7। अब एक नया डिस्कवर हो गया, पता चल गया तुम्हें? अरे कौन बर्तन धो रहा है? अभी नया डिस्कवर हुआ है, जी इंडिया, जी इंडी ऐसे करके है, जी इंडी करके नाम है, तो वो भी डिस्कवर हुआ है न्यूजीलैंड के पास। तो अब 8 हो गए, चलो तो अभी 7 लेके चलते हैं। तो कह रहे अगर तुम कॉन्टिनेंट्स को कंपेयर करोगे ना, तो लाइन कैसी आएगी? मोर स्टीप। यार वहां पे नई स्पीशीज भी तो मिलेगी तुमको, तो स्टीप तो होएगी वो। तो z की वैल्यू किस रेंज में आएगी? तो दूसरी z की वैल्यू की रेंज हमने पढ़ी है 0.6 से 1.2। ये एग्जाम्पल मैंने कब पढ़ा? जब मैंने कंपेयर किए कॉन्टिनेंट्स, याद रखना एस है उसके आगे, ठीक है जी, क्लियर है? जी की दूसरी वैल्यू याद करी, समझ आया? या तो जब एंट्रेंस की प्रिपरेशन करते हैं तो चीजों को ऐसे ही निकालना पड़ता है, ओके, थोड़ा सा फ्लो तोड़ना पड़ता है और पॉइंट्स को निकाल के करना ही पड़ता है। इस पैराग्राफ से क्वेश्चन आते हैं, डिफिकल्ट आ जाते हैं क्योंकि समझ नहीं आते। तो याद रखना कॉन्टिनेंट्स की जब वैल्यू निकाली थी 0.6 एंड 1.2, 1.2 इज मोर देन 0.1 एंड 0.2, 1.2 बड़ा है ना सबसे, दैट मीन्स ये स्टीप कैसा आएगा? जी किस तरीके का होगा? मोर स्टीप। तो जी होगा मोर स्टीप होगा, जी की वैल्यू ज्यादा होगी, क्लियर है? अब इसमें एग्जाम्पल दे रहे हैं और हमें इतना पता है कि जब भी एग्जाम्पल आता है बायो में वो इंपॉर्टेंट होता है, क्वेश्चन आने के चांसेस उससे मैक्सिमम होते हैं। तो एग्जाम्पल दे रहे हैं कि फ्रूट खाने वाले जो बर्ड्स होते हैं और मैमल्स होते हैं, जैसे बैट इज अ मैमल, फ्रूट खाती है वो, तो फ्रूट खाने वाले बर्ड्स और जो मैमल होते हैं ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में जो मिलते हैं, ट्रॉपिक्स कौन सा? वो इक्वेटर के पास वाली लाइन, ये ना ट्रॉपिक्स। तो ट्रॉपिक्स में आपको जो बर्ड्स मिलते हैं और मैमल्स मिलते हैं फ्रूट खाने वाले, अगर मैं डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स में कंपेयर कर लूं तो मेरे को स्लोप कैसे मिल रहा है? 1.15। तो मैंने जी की तीसरी वैल्यू याद करी है, दैट इज 1.15। किसके रिस्पेक्ट में याद करी है? मैंने कॉन्टिनेंट्स के रिस्पेक्ट में याद करी है कि डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स को मैं कंपेयर कर रही हूँ। लेकिन क्या कंपेयर कर रही हूँ मैंने? ऊपर वाले में नहीं बताया था उन्होंने, नीचे में ये बता रहा है कि मैं फ्रूगीवोरस ऑर्गेनिज्म को कर रही हूँ। फ्रूगीवोरस कौन से ऑर्गेनिज्म को कर रही हूँ कंपेयर? बर्ड्स एंड मैमल्स, फ्रूट Mammals. हाँ, तो मैं डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स के बीच में अगर बर्ड्स और मैमल की जी वैल्यू निकालूं और फिर उनको कंपेयर करूं तो वैल्यू लगभग
1.15 की रेंज में आ रही है। तो कह रहे हैं कि ये ज्यादा स्टीप है 1.2 से। ये में नो मैम, थोड़ा कम है। थोड़ा सा कम नहीं आ गया? ये मैम ये 1.15 है ना बेटा, तो 6 के बाद वैल्यू डबल होगी ना, तो 1.2 है वो। थोड़ा सा फर्क है, लेकिन ये पूछ रहे हैं क्योंकि कॉन्टिनेंट की बात है ना, तो बहुत ज्यादा वेरिएशन आएगा नहीं। लेकिन अब ये पूछते हैं बट डू स्टीपर स्लोप मीन इन दिस कॉन्टेक्स्ट। स्लोप तो अभी भी स्टीपर है, तो स्टीप का मतलब क्या? अभी भी स्टीप आया, दैट मीन्स क्या मतलब है स्टीप स्लोप का? more स्पीसी species रिचनेस हाई हो। मोर स्पीशी रिचनेस। यस, क्लियर है ये यार? अब इससे ज्यादा क्या क्वेश्चन देंगे तुम्हें, सारा तो तुमने कर लिया। यही था बस, किसी को कोई डाउट? no नो मैम। खोल लिया ना अपनी एनसीईआरटी में से पूरा? ये ठीक है, नो मैम। नहीं है? ले बेटा लिख ले। 3 जी की वैल्यू याद करनी है, फॉर्मूला याद करने हैं। 2 फॉर्मूला है, 2 स्लोप्स है, उसके साथ 2 फॉर्मूलाज आएंगे। फॉर्मूला में कौन सा सिंबल क्या रिप्रेजेंट करता है, डिस्कवर किसने करा था, जेड की 3 लाइनें याद करनी है। और स्लोप के बारे में याद करना है कि जी का मतलब है स्लोप। स्लोप अगर जी की वैल्यू ज्यादा मतलब स्लोप खड़ी चढ़ाई, और जितनी खड़ी चढ़ाई है स्पीशी रिचनेस उतनी ज्यादा है। खड़ी चढ़ाई पे ज्यादा लोग जा नहीं पाएंगे, ज्यादा स्पीशीज वहां पे फ्लरिश करेंगी, तो वहां पे ज्यादा तुम्हें ऐसे प्लांट्स मिलेंगे जो लोगों ने देखे नहीं है। ऐसे याद कर लो। ये मैं बोल मत देना, क्लियर है? ये मैम। ये में ये मैम। Okay. एक बार देख ले इस चैप्टर की एनसीईआरटी, फिर बात खत्म करें। ये मैम। चलो बात खत्म करते हैं फिर। देखो, बायोडाइवर्सिटी टर्म किसने दी थी? एजी टेंसले। विल्सन। अच्छा भाई साहब, बेटा फिर इकोलॉजी टर्म किसने दी थी? एजी टेंस लेकर बायोडाइवर्सिटी में बिजी थे तो। Walter Rosen वॉल्टर रोजन ने टर्म दी थी और इसको पॉपुलर किया था एडवर्ड विल्सन ने। एजी टेंसले ने टर्म दी थी इकोलॉजी। और मुझे दे देना चाहिए इस्तीफा, क्योंकि मुझसे ना हो पाएगा। क्या बे, कुछ भी बोलते हो, जो मुंह में आता बोल देते हो। लिटरेशन नहीं सीखा तुमने? बेटा टर्म दी थी रोजन ने, रोज दिए थे उन्होंने अपनी विल से एडवर्ड विल्सन को। एडवर्ड विल्सन ने रिजेक्ट कर दिया था, मान लो। ऐसे इतनी खराब स्टोरी से मैंने तुमको बताया भी था। नीचे लिख लो भाई, डिस्कवर नहीं किया था इन्होंने टर्म को, मतलब पॉपुलर किया था एडवर्ड विल्सन ने। एनसीईआरटी इनका नाम मेंशन करती है। क्लियर है? ये मैम। उनका ही है वैसे, क्लियर तो क्या है। अब उसके बाद हमने पढ़ा था स्पीशी डाइवर्सिटी का। हम लोग कौन सा पढ़ रहे थे? तो स्पीशी डाइवर्सिटी में हम लोग पढ़ते हैं 3 लेवल पे डाइवर्सिटी को हम पढ़ते हैं। एक हम पढ़ते हैं जेनेटिक लेवल पे। जेनेटिक लेवल पे डाइवर्सिटी पढ़ने का एग्जांपल हमने पढ़ा था, एक मेडिसिनल प्लांट था रुवोल्फिया वोमिटोरिया, और उससे क्या निकलता था? केमिकल का नाम क्या था? रेजर पाइन। ड्रेसर पाइन। रेजर पाइन, जो क्या ट्रीट करने का काम करता था? high blood pressure हाई ब्लड हाई प्रेशर। ब्लड प्रेशर। शाबाश, वेरी गुड श्रेयांश। श्रेयांश बोल रहा है ना ये? yes ma'am गुड। हाई बीपी को ट्रीट करता था। इसके अलावा एक इंडायरेक्ट क्वेश्चन है जिससे नीट में आ चुका है, वो ये यहाँ पे मेंशन कर रहे हैं कि इंडिया में ना मोर देन 50,000 जेनेटिकली डिफरेंट स्ट्रेन है चावल के। हम चीफ एक्सपोर्टर है चावल के ना, तो 50,000 डिफरेंट स्ट्रेन है हमारे पास चावल के। रोज चावल बनाए ना, अलग अलग टाइप के बना सकते हैं हम। ठीक है, तो एक बार नीट में क्वेश्चन आया था कि मोर वेराइटी, क्या क्या क्वेश्चन था यार, ऐसा था कुछ कि ज्यादा वैरायटी किस क्रॉप की हमें मिलती है इंडिया में। तो ऑप्शन में मैंगो भी था, एप्पल भी था, राइस भी थे। आंसर था राइस, क्योंकि इंडिया सॉरी एनसीईआरटी बहुत अच्छे से राइस को यहाँ मेंशन करती है। ठीक है, ये और 100,000 वैरायटी मैंगो की भी मिलती है। अभी अगर स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आएगा ना, तो वहां पे वो चेंज कर सकते हैं। वो बोल देंगे 50,000 आपको वैरायटी मिलती है मैंगो की, 1000 मिलती है राइस की, तो वो स्टेटमेंट गलत होगी ना, राइट? हाँ शिल्पी बोलो। कुछ नहीं बोलना है इसमें। हम गलती से हो गया। ठीक है, फिर हमने स्पीशी लेवल पे डाइवर्सिटी पढ़ी थी, तो यहाँ पे हमने कंपेयर किया था ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। किसको कंपेयर किया था हमने? हमने ईस्ट एंड वेस्ट। हाँ, हमने डड्डू कंपेयर करे थे ना, ईस्टर्न घाट्स एंड वेस्टर्न घाट्स के।
हमने कहा था कहाँ पर एम्फीबियन ज्यादा डाइवर्सिटी में मिलते हैं? वेस्टर्न हाँ, या वेस्टर्न घाट पे मिलते हैं। बेटे इस पे क्वेश्चन आ रखा है नीट पे, ऐसे नहीं करा रही मैं, इतना स्लो रिस्पॉन्स दे रहे हो। और इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी में हमने कहा था इंडिया में ज्यादा डाइवर्सिटी आपको मिलती है एज कम्पेयर टू लैंड्स लाइक न्यूजीलैंड। उसके बाद ये कॉन्सेप्ट रीड कर लेना, रीडिंग मत छोड़ के जाना, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन बहुत बनते हैं इससे, बहुत डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। आप एक बार आप सिर्फ नोट्स पढ़ के पी बाई क्यू लगा के देखना, यू विल सी कितना सारा आपका नोट से कवर हो जाएगा, और उसके बाद एनसीईआरटी पढ़ोगे तो और कवर होगा, करके देखना एक बार। उसके बाद हम लोग आए थे स्पीशीज के थोड़े डेटा के ऊपर, तो IUCN की फुल फॉर्म हमने करी थी, याद है आपको? यो मैम। इसमें मैंने बोला Yeah, था कि एक एन 2 एन को रिप्रेजेंट कर रहा है, यहाँ पे इन्होंने थोड़े से डेटा हमें दिया था, तो ये डेटा आपको याद करना पड़ेगा, जहां जहां वैल्यू लिखी है वो वैल्यू को अंडरलाइन कर लो, वो आएगी। ठीक है जी। अब हमने पढ़ा था रॉबर्ट मेथ है जिसने सबसे अच्छा एस्टिमेट किया था स्पीशी डाइवर्सिटी का, दैट वाज अराउंड 7 मिलियन। याद है? ये सीधी राइट नीट में मिलेगी आपको, दे रखी है इन्होंने। अब ये पढ़े थे हमने, सूर्यांश ये पढ़े थे हमने क्लास में बेटा? मैम मैं नहीं था उस दिन। नहीं पढ़े थे। देखो ये है पाई चार्ट, ये आपको कंपैरिजन बना रहे हैं। ठीक है, अब इसमें ध्यान से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने वाली हूँ, क्योंकि इसे लेबल करने के लिए पेपर आ चुका है। ओके, ध्यान से देखो इसे। सबको दिख रहा है ना? ये मैम। ये मैम। ग्लोबल Yeah, बायोडाइवर्सिटी बता रहा है, ग्लोबल मतलब अर्थ की बात कर रहा है, सिर्फ हिंदुस्तान की बात नहीं कर रहा, बायस नहीं होगा कोई। नंबर बता रहा है आपको मेजर टेक्सा का, इनवर्टिब्रेट वर्टिब्रेट इंक्लूड करके। अब ध्यान से एक बात देखना, प्लांट्स भी है इसमें, ये एक पाई चार्ट है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, इनका आपस में कोई रिलेशनशिप नहीं है। मतलब कि अगर दूसरे पाई चार्ट में ये कह रहा है कि फिशेस की इतनी पॉपुलेशन है, दैट डजंट मीन कि इसमें मोसेस फंगस और एल्गी की इक्वल अमाउंट ऑफ पॉपुलेशन है, नहीं, इसका कोई रिलेशनशिप नहीं है आसपास। ओके, तो वर्टिब्रेट के पाई चार्ट में सिर्फ वर्टिब्रेट का कंपैरिजन है, उसका कोई कंपैरिजन नहीं है प्लांट के साथ। ये बात समझ आई? मैम। नहीं तो ऐसा देख के कोई ये मत बोल देना कि फंजाई की पॉपुलेशन कम है एज कम्पेयर टू फिशेस, नहीं, फंजाई की पॉपुलेशन ज्यादा है एज कम्पेयर टू फिशेस, इन्हें कंपेयर नहीं करना, राइट? अब आते हैं इनवर्टिब्रेट में। तो इनवर्टिब्रेट में आप याद करो, मैंने डेटा कराया था आपको कि लिविंग ऑर्गेनिज्म में सबसे ज्यादा बायोडाइवर्सिटी है एनिमल किंगडम में। एनिमल किंगडम में भी सबसे ज्यादा बायोडाइवर्सिटी कितनी है? 70% कौन है धरती पे? Arthropods। हाँ, तो इंसेक्ट्स, फिर उसके बाद मोलस्का, फिर क्रस्टेशियन आ गए हमारे, आर्थ्रोपोडा पानी वाले, और फिर अदर एनिमल। ठीक है, तो इसे करना इतना डिफिकल्ट नहीं है, ये इजिली हो जाता है। इधर आओ, वर्टिब्रेट की बात कर रहे हैं। वर्टिब्रेट में क्या होता है? सबसे पहले आती है पाइसिस, जिसे हम फिशेस कहते हैं, फिर आते हैं एम्फीबियंस, फिर आते हैं रेप्टाइल्स, फिर एव्स आते हैं जिन्हें हम बर्ड्स कहते हैं, मैमल्स। तो ये पार्ट चार्ट इजीली हो जाएगा क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है ना? Yeah, मैम। यो मैम। ठीक है, अब इसमें याद क्या रखना है? याद रखना है आपको कि सबसे ज्यादा आपको डाइवर्सिटी किसमें दिख रही है? फिशेस में, है ना? Yeah, मैम। तो बायोडाइवर्सिटी सबसे ज्यादा फिशेस में है। फिर आपको दो में बायोडाइवर्सिटी ऑलमोस्ट इक्वल दिख रही है, किसमें? आप बर्ड्स देखो और रेप्टाइल देखो, ऑलमोस्ट इक्वल है। यो मैम। Yeah, तो बर्ड्स एंड रेप्टाइल्स ऑलमोस्ट इक्वल, उनकी थोड़ी सी ज्यादा है किससे? ध्यान से देखना इसे और कंपेयर करके देखना, जो हमारे पास मैमल्स है और जो हमारे पास एम्फीबियन है उनकी ऑलमोस्ट सेम है। yeah, ये तो मैमल्स एंड एम्फीबियंस ऑलमोस्ट सेम। ठीक है, तो ये कुछ इस तरीके से बनेगा। इसलिए तुम देख भी सकते हो बायोडाइवर्सिटी मैमल्स और एम्फीबियन की कम है। मैमल्स तो अपना ध्यान ज्यादा रख सकते हैं ना, वो काफी एडवांस है, एम्फीबियन इतने एडवांस नहीं है। तो एक बार तुम में से किसी ने मुझसे पूछा था शायद कि मैम एम्फीबियन की वैरायटी ज्यादा खतरे में क्यों है? हमने करा था ना वो पतंग उड़ाने से कि 32% एम्फीबियन खतरे में है, yeah, मैम। है ना? तो एम्फीबियन क्यों ज्यादा खतरे में है? कि एक तो उनकी डाइवर्सिटी पहले ही कम है धरती पे, और ऊपर से वो अपना ध्यान रख नहीं सकते जैसे मैमल्स रख सकते हैं, इसलिए इनको ज्यादा जान का खतरा है। ओके, इस पाई चार्ट से क्लियर हुआ? Yeah, मैम। बहुत बढ़िया। अब हम आते हैं प्लांट्स में। अब प्लांट्स में ये फंगस भी इंक्लूड कर रहे हैं, ये 5 किंगडम क्लासिफिकेशन लगा के नहीं आए हैं। ठीक है, तो इसको ध्यान से कर लेना क्योंकि ये थोड़ा कंफ्यूज कर सकता है। ठीक है, एल्जी, फिर फंगाई, फिर एल्जी, लाइकन्स। फंगाई और एल्गी जब मिल जाते हैं तो क्या बनाते हैं?
लाइकन, तो याद रह जाएगा एंटीक्लोज फंगाई, एल्गी, लाइकन, ठीक है। और ये जाके एंजियोस्पर्म के ऊपर लग गए हैं, उसको मदद कर रहे हैं खाने में, फिर फर्न एंड मोसिस आपको आगे खुद से याद करने पड़ जाएंगे, थोड़ा याद हो जाएगा। ये ज्यादा पाई चार्ट जो आपको याद रखने। अब इसमें एक और इन्फॉर्मेशन है जिससे नीट का क्वेश्चन आया था, ठीक है, क्योंकि एक्चुअली पिछले बैच में मैंने ये वाला पार्ट कराया था, आप लोगों के बैच में ये हुआ नहीं था। एक सेकंड, क्या है ये, कितना टाइम लेता है मिटाने में। ऑफलाइन क्लास का फायदा होता है, जब बोर्ड मिटाना होता है तो किसी को बोल दो यार प्लीज मिटा दे, बच्चे कूद के आते हैं बोर्ड मिटाने के लिए। तुमको इतना मजा क्यों आता है बोर्ड मिटाने में? टाइम वेस्ट होता है। अच्छा, इसलिए लड़के जनरली कूद कर आते हैं बोर्ड मिटाने के लिए। मैं जब भी बोलती थी ना तो बोर्ड मिटा दो, ओ लड़का कूद कर आ रहे, हम उठाए। अगर ये इनको बहुत शौक है सफाई का। अच्छा उनको शौक था कि थोड़ी देर के लिए टाइम वेस्ट कर लेते हैं, नहीं तो पढ़ाना स्टार्ट हो जाएगी। ओ चलाक चलाक करो, ठीक है। आओ इधर, सब ठीक है? पढ़ा दूं? थक तो नहीं गए? नो मैम। नहीं पढ़ा? मैम पढ़ाओ। पढ़ाओ। इसमें तो कुछ है भी नहीं इतना। मैं तो तुमको बता रही हूँ पेपर कहाँ से आ रहा है, पढ़ तो तुम भी लेते ही वाला इतना पार्ट है। देखो ध्यान से, लेट अस लुक एट सम इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट अबाउट अर्थ बायोडाइवर्सिटी। धरती की बायोडाइवर्सिटी के अच्छे अच्छे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स देखेंगे हम, ये बार है, ठीक है। बेस्ड ऑन द करंटली अवेलेबल स्पीशी इन्वेंटरीज मतलब हमारे पास जो डेटा है उसके बेसिस पे कर रहे हैं। उन्होंने भी खुद बता दिया कि देखो ये मत बोलना कि अब तो चेंज हो गया है, कह रहे इतना इतने में खुश रहो। मोर देन 70% ऑफ ऑल स्पीशीज रिकॉर्डेड आर एनिमल्स। इतनी बात हमने करी थी कि आपने सारी जो स्पीशी रिकॉर्ड करी है उसमें से 70% एनिमल है, और एनिमल्स में भी 70% कौन है? अब इस लाइन को ध्यान से देखना, जो अगली लाइन से क्वेश्चन आया था। देखो पहले तो ये लाइन इंपॉर्टेंट है, 70% ऑफ ऑल एनिमल स्पीशी आर एनिमल्स, ठीक है। वाइल प्लांट्स, देखो अब प्लांट में इसने क्या क्या इंक्लूड करा है। प्लांट्स में ये कह रहे हैं एल्गी है, फंगाई है, ब्रायोफाइट है, एंजियोस्पर्म है और जिम्नोस्पर्म है। किसको इंक्लूड नहीं करा इन्होंने? क्या होगा? टेरिडोफाइट्स। हाँ, did not include टेरिडोफाइट्स, ठीक है जी, याद रखना टेरिडोफाइट्स नहीं डाला। तो अगर स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आ गया और उन्होंने सेम लाइन दे दी तो ऐसे हमने पढ़ लेना टेरिडोफाइट ना लिखा हो इन्होंने तो ये आ जाओ 4 नंबर देकर जाओ, थर्ड 1 नंबर और देकर जाओ ठीक है, ध्यान से पढ़ना। तो इट इंक्लूड एल्गी, फंगा, ब्रायोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। प्लांट के अंदर फंगा ये डालते हैं क्योंकि इन्होंने नहीं पढ़ा क्लासिफिकेशन, हमने पढ़ा है। फंगा नहीं डालते हम, फंगा अलग रखते हैं, ठीक है। इट कंप्राइजेस हाउ मच? नॉट मोर देन 22%, तो लेस देन 22% ऑलमोस्ट ये प्लांट ऑक्यूपाई करते हैं। इतना क्लियर है? यस मैम। ये लाइन बता रही थी, बाकी मैं तो पढ़ा रखा है, कोई बड़ी बात नहीं, राइट। चले आगे। अब एक और चीज, ये मैंने जितने बनाए हैं कहीं पे मैंने बैक्टीरिया की बात नहीं करी है ना, तो इन्होंने मेंशन करा है कि इसको याद रखना है कि जब भी हम एस्टिमेट लगाते हैं हम उसमें प्रोक्रियोट्स नहीं डालते, दैट इज बैक्टीरिया, दैट इज मोनीरा। अपन ही इनको कंसीडर करते हैं क्योंकि मोनीरा अकेले इतने हैं कि अगर उसका पाई चार्ट बनाया तो पाई चार्ट में वही होगा हर तरफ। तुम्हें साइड में बैठ के पाई खानी पड़ेगी, कुछ नहीं हो सकता, मोनीरा सारी जगह ले जाएगा, राइट। तो हम उसको बनाते ही नहीं है। नाउ आपको ये डेटा याद है, धरती में इंडिया कितना % एरिया कवर कर रहा है? 2.4%। 2.4। लेकिन बायोडाइवर्सिटी कितनी होल्ड कर रहा है? 8.1। 8.1। इसलिए 12 मेगा बायोडाइवर्सिटी कंट्री में ये एक आता है। और नंबर 1 मेगा बायोडाइवर्सिटी कंट्री कौन है? ब्राजील। ब्राजील, यस, वेरी गुड। ये डेटा है, डेटा याद करना है। ग्रेडियंट में इससे क्वेश्चन आया नीट का, याद रखना। मैंने तुमको बताया था ना, इक्वेटर से पॉल की तरफ जाओगे, पहाड़ों की तरफ जाओगे ठंडी ठंडी में, तो स्पीशी डाइवर्सिटी क्या होगी? डिक्रीज होगी, यही बात। हाँ, कम होगी, राइट। उसके बाद हम लोग घूमने गए थे ना, पहले हम कोलंबिया गए थे बर्ड स्पीशी देखने के लिए, फिर कोलंबिया से हम कहाँ गए थे? न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क का हम लोग ग्रीनरी देखने कहाँ गए थे? ग्रीनलैंड। बेटे जिसका बच्चा पीछे रो रहा है थोड़ी देर के लिए चुप हो जाए। ग्रीनलैंड। और ग्रीनलैंड से हम दिल तोड़ के कहाँ गए थे वापस? इंडिया। वो सारा इंडिया। डेटा यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है, पढ़ लेना, आ जाएगा। कहानी पढ़ी हमने,
यहाँ पे इन्होंने अमेजोन रेन फॉरेस्ट, इंडिया। हाँ इंडिया, अमेजोन रेन फॉरेस्ट का डेटा लिखा है। यू हैव टू लर्न, आई एम रियली सॉरी करना तो पड़ेगा। ये हंसी आ रही है मुझे, बेचारे फंस गए। थ्योरी थ्योरी मत सोच के जाना। फिर स्पीशी एरिया रिलेशनशिप, आई थिंक ये तो बहुत अच्छे से कर लिया आप लोगों ने अभी अभी, है ना। यो मैम। फिर यो हमने मैम। स्टेबल कम्युनिटी की बात कर रहे हैं। स्टेबल कम्युनिटी के हमने फीचर करे थे ना, जब तुम कुछ नहीं बोल रहे थे जिस क्लास में, फिर मैंने एक एक बच्चे को इंसल्ट किया था, फिर तुम बोलना स्टार्ट हुए थे, याद आया। यस यो मैम। मैम। यो मैम। देख रहे हो तुम्हारी कि हमारी मेमोरी कैसी है, किस तरीके से हम मेमोरीज को याद कर रहे हैं ये वही पॉइंट्स यहाँ लिखे हैं। उसके बाद हमने दो हाइपोथेसिस करी थी ये समझने के लिए कि बायोडाइवर्सिटी को बचाना काहे जरूरी है। तो पहले सबसे पहली थ्योरी किसकी थी जिन्होंने एक्सपेरिमेंट करा था, टिलमैन। टिलमैन। और हाइपोथेसिस इसने दी थी पॉल अहरिच ने। पोल एंड भूल गए यार, प्लेन बनाया था। कि प्लेन वाले एग्जाम्पल कैसे भूल सकते हो, बड़े पागल हो है। बनाया तो था मैंने, हवाई जहाज भी गलत बनाया था, याद आया। यो मैम। यस मैम। यही वाला एग्जाम्पल। यो मैम। खिड़की बनाते कौन चला रहा था उस दिन प्लेन, हर्ष। हर्ष। अरे तभी किसी को याद नहीं है, ठुक गया ना कहीं जाके। फिर लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी के लिए हमने लाल किताब पढ़ी थी, जो लाल कलर की नहीं थी, लेकिन वो बुक ऐसी थी जिसमें एक्सटिंक्ट स्पीशीज का डेटा था कि लास्ट 500 सालों में लगभग 700 के करीब स्पीशी एक्सटेंट हुई थी। ठीक है, उसमें से इन्होंने कुछ नाम दिए, डोडो बर्ड मॉरिशस से गई है, स्टेलर सीका लक्ष्य से गई है। यू हैव टू लर्न दिस इज अ डेटा। आइए आगे आते हैं। उसके बाद हम लोग गए थे पतंग वाले एग्जाम्पल, याद है, पतंग उड़ा रहे थे, प्रिया उड़ा रही थी, रिया यो मैम। रिया। यो। रिया। रिया पतंग उड़ा रही थी, जाके प्रवीण पे गिरी, प्रवीण जिम्नोस्पर्म पे गिरा, वो जाके डड्डू पे गिरा। तो सबसे ज्यादा खतरे में कौन है, डड्डू। हाँ। तो वो स्टोरी यही है, ये वाली वो स्टोरी, पतंग वाली स्टोरी, पतंग बना लो याद रह जाएगी। वेरी गुड। उसके बाद हम लोग कर रहे हैं एक्सटेंशन की बात करने लग गया। अब हम लोग नीचे आते हैं। तो 4 हमने इविल क्वार्टर्स पढ़े थे, वो 4 दुष्ट लोग जिन्होंने धरती को तबाह करना है, बायोडाइवर्सिटी लॉस के लिए रिस्पॉन्सिबल है। लास्ट ईयर का क्वेश्चन है ये। सिंबल था होएक, HCU। होएक। HOAC, होएक। हैबिटेट लॉस, फ्रेगमेंटेशन, ओवर एक्सप्लॉइटेशन, एलियन स्पीशी इन्वेजन एंड को एक्सटिंक्शन, राइट। उसके बाद हमारे रीजन थे बायोडाइवर्सिटी क्यों बचाएं। एक कह रहे हैं नैरो माइंडेडली सोचो, अपने लिए बचाएंगे। एक कह रहे हैं ब्रॉड माइंडेडली सोचो कि चलो पूरे इकोसिस्टम को बचाएंगे। और एक कह रहे हैं एथिकल रीजन है, यार वो भी लिविंग बीइंग है, उनको क्यों मारना चाहते हो। 3 आर्गुमेंट्स पढ़ी थी हमने, यो मैम। तीनों आर्गुमेंट यहाँ पर मेंशन है। ठीक है, जो पढ़ा है वो यही है, ढूंढना है बस। उसके बाद हाउ कैन बी कंजर्व बायोडाइवर्सिटी, तो जो जहाँ है उसको उसके घर में घुस के बचाओ, तो दैट इज नोन एज इन सिटू। इन सिटू। इसी में हमने क्या In पढ़ी situ, थी, in situ। इसी में हमने पढ़ी थी एंडेमिज्म। व्हाट इज एंडेमिज्म, कंगारू हम जो को स्पीशीज किसी पर्टिकुलर एरिया में पाई जाती है और कहीं नहीं मिलती, पूरा बोल, है ना, सिर्फ वही मिलते हैं। जैसे हमने एग्जांपल लिया था इसका, कैंगरू इन ऑस्ट्रेलिया, लिख लो वहां पे, भूल जाते हो तो, कैंगरू इन ऑस्ट्रेलिया, और वही मिलते हैं नेचुरली, और तो कहीं नहीं मिलते। अगर जू में मिलते हैं तो हम उनको जबरदस्ती लाए, नेचुरली वही नहीं मिलते ना और कहीं। तो एंडेमिज्म उसका एग्जाम्पल है। इसकी डेफिनेशन आती है, देखो यहाँ लिखा है 25 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट, यहीं पढ़ के कंफ्यूज मत हो जाना। उसके बाद 9 और ऐड किए तो टोटल हॉटस्पॉट है वर्ल्ड में 34, इसमें से इंडिया में 3 है, राइट, ये लिखे हैं इंडिया में 3 है। इस लाइन को पूरा पढ़ना। हर बार कोई बच्चा मुझे इसकी फोटो खींच के, आधी लाइन की फोटो खींच के भेजता है, मैं हर बार बोलती हूँ बेटा पूरे की फोटो भेज दो, ठीक है। तो याद रखना इसे। सेक्रेट ग्रुप्स हमने पढ़े थे। और अगर हम किसी को वहां से निकाल के बाहर किसी एनवायरनमेंट में जाके कंजर्व करते हैं तो दैट कंजर्वेशन इज Ex-situ। एक्सिटू। वेरी गुड, वेरी cool. That's how the chapter is actually ends. Any doubts? Question chat box। बायोटेक कब होगा। Increase in magnitude. The value of z increases, always increase up to a certain limit. उसके बाद वो decrease हो जाएगी। यही तो बोल रहा था हम बहुत, ठीक है। कुछ लिमिट तक इंक्रीज होगी, उसके बाद इंक्रीज होनी बंद हो जाएगी। ओके। यो मैम। मैम जो आपने एग्जांपल बताए थे ना,
जिसमें लॉग लिया था, जिसमें पॉइंट वैल्यू आ रही थी 0.2, 0.56 और 1.2, 1.15, तो उसमें एरिया इंक्रीज कर रहा था हर एक एग्जांपल में। हमें वो जो कॉन्सेप्ट लगाना है ना छोटे एरिया में लगाने हैं, लेकिन वो कह रहे हैं कि हम इसे छोटे एरिया में क्यों लगाते हैं, हम इसको कॉन्टिनेंट पे क्यों नहीं स्टडी करते। तो हमने वो कॉन्टिनेंट पे लगा के देखा, जो तुमने मुझे वैल्यू बताई है वो डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स की बताई है, तो उन्होंने बता के देखा कि तुम कॉन्टिनेंट्स पे लगा रहे हो ना तो वैल्यू बहुत आगे चली जाती है, हमको ये चाहिए नहीं है, इट इज वेरी कंफ्यूजिंग, तो छोटे एरिया पे लगानी है। तो हम कॉन्टिनेंट्स पे नहीं लगाते, अगर हम लगाते हैं तो वो वाली वैल्यूज आती है जो आपने बोला, और देखो वो वैल्यूज बड़ी है ना, तो यस अगर तुम कॉन्टिनेंट्स पे लगाओगे तो एरिया के साथ स्पीशी रिचनेस तो इंक्रीज होगी ना, जो यहाँ पर मिल रहा है पाकिस्तान में अलग मिलते होंगे, चाइना में अलग मिलते होंगे, तो डाइवर्सिटी तो इंक्रीज होगी ना, राइट। तो कह रहे कॉन्टिनेंट्स लेवल पे आपको नहीं जाना है, छोटे लेवल पे रखना है आपको, कॉन्टिनेंट पे लगाओगे तो वैल्यू इंक्रीज होगी, तो कॉन्टिनेंट पे लगाना ही नहीं है। तो एज यू एक्सप्लोर द एरिया वैल्यू इंक्रीजेस एक लिमिट तक, उसके बाद इंक्रीज नहीं करेगी। पहली तो लाइन ये रहेगी। अगर वो क्वेश्चन में लिखते हैं कि अगर आप ये कॉन्सेप्ट स्पीशी रिचनेस का कॉन्टिनेंट्स पे लगा रहे हो तो क्या होगा, इन दैट केस यू विल से कि आप एरिया इंक्रीज करोगे तो वैल्यू इंक्रीज करती जाएगी, लेकिन वो पूछेंगे नहीं क्योंकि ये उन्होंने साफ लिखा है कि ये हम करते ही नहीं है, राइट। तो डेफिनेशन तुझे यही याद रखनी है कि एरिया एक्सप्लोर करेगा, स्पीशी रिचनेस इंक्रीज करेगी अप टू अ सर्टेन लिमिट ओनली, उसके बाद नहीं करेगी। ओके यस मैम। यो मैम। बायोडाइवर्सिटी का तो यार ज्यादा टाइम नहीं बचा। कोई टॉपिक है जो तुझे स्पेसिफिकली पढ़ना है बेटा? नो मैम, मैं तो ऐसे ही बोल रहा था डिस्कस करने। कुछ डिस्कस करना है इसमें स्पेसिफिकली तो बताओ। नो इसमें लगता है कि यार ये तुम मृत्यु आती है इसे पढ़ने में। जैसे डायग्राम्स है वो तो तुमको करके जाने हैं, लेबलिंग आती है हर बार, ये देखो ये सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाता है, ये डाउन स्ट्रीमिंग प्रोसेस है, इसके केस में आप देखोगे इसका कर्व सरफेस होता है, फॉर्म ब्रेकर होता है, तो इसकी लेबलिंग आती है, ठीक है। बायोरिएक्टर्स है ये। अगर आप जाओगे हमारे पास पीसीआर, तो पीसीआर के रिएक्शन में जो पिक्चर है ये इंपॉर्टेंट है, तो पीसीआर आपको याद है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। ये मैम। डीनेचुरेशन कौन से स्टेप कितने टेम्परेचर पे होता है? मैम क्या बोला? डीनेचुरेशन कितने टेम्परेचर पे होता है? 90s के आसपास। 90s के आसपास। अनीलिंग कितने पे होता है? 50 50 की लाइन। 50 के आसपास। और एक्सटेंशन 70 70 की लाइन में, हाँ है ना। तो पीसीआर में देख लेना, कभी कभार वो आधी पिक्चर दे देते हैं, कंफ्यूज नहीं होना है, ध्यान से देखना है, ठीक है। क्या पूछ रहे हैं वहां पे? जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में कौन सी जेल यूज करते हैं? एग्रोस वेल्स में हम लोग डालते हैं डीएनए। डीएनए में चार्ज कौन सा होता है? नेगेटिव। यहाँ पे क्या लगाऊंगे, कैथोड या एनोड? कैथोड लगाएंगे बेल्स के साइड। कैथोड लगेगा। चार्ज क्या होगा इसमें? मैम स्क्रीन शो नहीं हो रही। नेगेटिव होगा। स्क्रीन शो नहीं हो रही, अब हो रही है? तो कैथोड की तरफ हमारे जो बेल्स की तरफ हमारा लगेगा कैथोड, जिसके ऊपर चार्ज होगा नेगेटिव, नेगेटिव। और दूर क्या लगेगा हमारा? एनोड। एनोड पॉजिटिव। स्मॉल सेगमेंट्स आपको कहाँ मिलेंगे? पॉजिटिवली हाँ, और डार्क सेगमेंट इधर। और अगर तुमको इन फ्रेगमेंट्स को देखना है तो इसको किससे स्टेन करना पड़ेगा? डाई का नाम क्या इथिडियम ब्रोमाइड। है? दिख जाएगा या फिर इसके ऊपर लाइट डालनी पड़ेगी? यूवी रेडिएशंस डालने। फिर कौन से कलर के बैंड दिखेंगे? ऑरेंज। ऑरेंज। हाँ ब्राइट ऑरेंज, सॉरी मैंने भी डार्क लिखा, ब्राइट ऑरेंज याद रखना यार, ऑरेंज मत बोलो, बहुत तरीके की वेरिएशन होती है इनमें, तुमको ब्राइट ऑरेंज याद रखना है, ऑरेंज मत बोलो, गलत जाएगा। याद है आर्टिफिशियल हमारा वेक्टर PBR 322 कैसे याद किया था हमें? सिलेक्टेबल मार्कर एम्पिसिलिन की साइड पे हमने याद किया था PV संधु, पीवी सिंधु। PV ST से सिंधु, तो हमेशा फर्स्ट आती है तो 1 1। और हमने टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस की साइड पे याद करा था बंसल, बेंसल। BASCL, हाँ बंसल, याद है। और ऊपर हमने कैसे याद किया था? क्लैप, हिंद, क्लैप और हिंद। क्ला और हिंद, हिंद का 3। तो सबसे पहला जो हमें मिला था क्लोनिंग वेक्टर, जो हमें मिला था सबसे पहला, वो कौन सा था? हिंद 2। और वेक्टर्स बहुत तरीके के होते हैं, आपने जो डिटेल में पढ़ा है वो PBR 322 है, इसके अलावा PUC 18 है, NCERT में मेंशन है। अगर आप किसी एनिमल सेल में डाल रहे हो वेक्टर तो बैक्टीरियोफेज यूज करोगे,
M13 FAH भी यूज कर सकते हो, वायरस वाले हम उनमें यूज करते हैं। तो ये कुछ वेक्टर्स है जो आपको PYQs में मेंशन मिलेंगे, ठीक है। बाकी हम लोग ये सारे एंजाइम्स को यूज करते हैं। एक सेकंड में से कितने बजे तुम्हारी एक्स्ट्रा क्लास है आज? नो मैम। नो नो मैम। 5 मिनट ले लूं?